प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम चैप्टर 6 रेखाएं और कोण इस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। इस चैप्टर में हमें रेखाएं और कोण के बारे में पढ़ना है और रेखाएं और कोण हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार से उपयोगी होती हैं, इन्हीं सब बातों को हम यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले हम इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम बहुत बेसिक चीज़ों की जो ज़रूरत होती है उन चीज़ों को पढ़ेंगे। हमें यहाँ पर जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें मैं टॉपिक बनाता हूँ। सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वो है आधारभूत पद और परिभाषाएं। हमें पढ़ना है आधारभूत पद और परिभाषाएं। सबसे पहले हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे। आधारभूत पद और परिभाषाओं के ऊपर हम बात करेंगे। तो हमारे पास में जो आधारभूत पद हैं और परिभाषाएं हैं उनमें जो सबसे पहला पद है वो है रेखाखंड। सबसे पहला कौन सा पद है? रेखाखंड। सबसे पहले हम रेखाखंड को समझेंगे। तो हम इन रेखाखंडों के बारे में पढ़ चुके हैं, फिर भी हम एक बार और डिस्कस कर लेते हैं कि रेखाखंड रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हों रेखाखंड कहलाता है। अब मैं इसको परिभाषित कर देता हूं कि रेखाखंड जो है एक रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हो एक रेखा खंड कहलाता है। इस प्रकार से हमारे पास एक रेखा होती है जिसमें दो अंत बिंदु होते हैं, उसे हम रेखाखंड कहते हैं। जैसे अगर हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं तो मैं यहाँ पर इस प्रकार से एक रेखाखंड लूंगा और इस रेखाखंड पर दो अंत बिंदु हैं, एक ये वाला है और दूसरा ये वाला है। ये दोनों ही अंत बिंदु हैं, ये आप देख सकते हैं, दाएं तरफ भी है और बाएं तरफ भी, यानी कि राइट हैंड साइड में भी है और लेफ्ट हैंड साइड में भी दो बिंदु हैं। तो इसी को हम बोलते हैं रेखाखंड। रेखाखंड। इसके बाद में जो हमारा दूसरा पद है वो है किरण। इस किरण को भी हम देख लेते हैं कि किरण क्या होता है। इस पद को भी हम परिभाषित कर लेते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं किरण रेखा का वह भाग होता है जिसका एक अंत बिंदु हो, किरण कहलाता है। चलिए इसको भी परिभाषित करके इसका भी हम जो भी आकृति है उसको समझ लेते हैं। तो किरण जो होता है ये भी जो है रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो, एक किरण
कहलाता है। तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप इसको ध्यान से देखेंगे, मैंने यहाँ पर जो समझाया है किरण को, वो मैंने यहाँ पर लिखा है कि रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो एक किरण कहलाता। अब एक अंत बिंदु कैसे होगा, तो वो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। जैसे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारे पास में एक रेखाखंड है जिसमें कि दो अंत बिंदु इस प्रकार से हैं। ये क्या है, एक रेखाखंड है। ठीक है, अगर हम इस रेखाखंड पर इस प्रकार से एक बिंदु लें और एक ऊपर की तरफ इसको बढ़ाएं, ठीक है, तो जब आप इस प्रकार से एक रेखा को ऊपर की तरफ बढ़ाते हैं, जो कि एक ही ओर बढ़ाना है और एक ही ओर बढ़ेगा भी ये, यानी कि ऊपर की ओर आप इसको बढ़ा रहे हैं, इस प्रकार से बढ़ता जाएगा। नीचे यहाँ पर ये स्थिर है, इसके नीचे ये और नहीं बढ़ेगा, इसको आप नहीं बढ़ा सकते हैं। तो ये जो रेखा है जो एक ही ओर अनंत बिंदु यानी कि अनंत दूरी तक जा सकता है, इसी को हम बोलते हैं किरण। तो ये भी रेखा का भाग होता है जिसका केवल एक अंत बिंदु है। एक अंत बिंदु ये वाला है, ठीक है, और यहाँ से ये शुरू है। एक ही दिशा में ये बढ़ेगा, दूसरी दिशा में ये नीचे की तरफ नहीं बढ़ सकता है। तो इस प्रकार से हमारे पास में ये एक रेखा है जो कि जिसके पास केवल एक अंत बिंदु है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, किरण बोलेंगे। ये किरण है। ठीक है, तो आपको ये चीजें अपने दिमाग में रखना है कि ये तो रेखाखंड है क्योंकि इसमें दो अंत बिंदु हैं, ये एक ये दूसरा ये, लेकिन ये केवल इसमें केवल एक अंत बिंदु है, ये वाला। यहाँ पर ये स्थिर है, इससे ये नीचे नहीं जा सकता है और इधर उधर भी नहीं जा सकते, केवल ये एक ही और ऊपर की दिशा में ही कितनी भी दूर तक जा सकता है। तो इसके पास केवल एक अंत बिंदु है, तो ये किरण है, इसके पास दो अंत बिंदु हैं, ये एक रेखाखंड है। तो दोनों में अंतर हो गया है, आप इसको समझ लीजिएगा। इसके बाद आता है संरेख बिंदु और असंरेख बिंदु। क्योंकि अभी हम आधारभूत पद और परिभाषाओं को समझ रहे हैं, इसलिए आप ध्यान से इनको समझते जाइए, क्योंकि इन्हीं का ही प्रयोग करेंगे हम कोणों को बनाने के लिए, रेखाओं को बनाने के लिए, और उसके बाद में हम और भी चीजें पढ़ेंगे। तो किरण के बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक आता है वो आता है संरेख बिंदु। संरेख बिंदु, ये जो संरेख बिंदु लिखा हुआ है, इस संरेख बिंदु का जो मतलब होता है मैं वो लिखना चाहता हूं ताकि आप चीजों को अच्छे से समझ पाएं। तो संरेख बिंदु का मतलब होता है एक ही रेखा पर स्थित बिंदु। एक ही रेखा पर स्थित बिंदु। एक ही रेखा पर स्थित बिंदु, आपको ये यहाँ पर बहुत ही जरूरी है समझना। ठीक है, चलिए इसको भी हम पहले परिभाषित करते हैं और फिर चीजों को समझते हैं कि यदि तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हों तो वे संरेख बिंदु कहलाते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि तीन बिंदु होने चाहिए या तीन से अधिक होने चाहिए। आप एक बिंदु नहीं ले सकते हैं, दो बिंदु नहीं ले सकते हैं, आपको केवल और केवल तीन बिंदु या तीन से अधिक जितना चाहें आप उतना ले सकते हैं। तो इसको परिभाषित करते हैं कि यदि तीन या अधिक बिंदु एक ही
रेखा पर स्थित हो तो वे संरेख बिंदु कहलाते हैं। जैसे देखिए, ये परिभाषित हो गया है कि यदि 3 हो या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो वे संरेख बिंदु कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास में ये एक बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है, ये तीसरा बिंदु है, और अगर हम एक रेखा मिलाते हैं तो ये तीनों ही बिंदु एक रेखा पर स्थित हैं। अगर हम इन तीनों ही बिंदुओं से एक रेखा खींचते हैं तो एक ही रेखा पर ये तीनों बिंदु स्थित हैं, तो इसी को ही हम बोलते हैं संरेख बिंदु। 3 बिंदु से अधिक भी हो सकते हैं या 3 बिंदु होने ही चाहिए, यानी कि आपको कम से कम 3 बिंदु रखना है, और 3 से अधिक आप 4, 5, 6 जितना चाहें उतना ले सकते हैं, लेकिन एक ही रेखा पर होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। इसी को हम बोलेंगे संरेख बिंदु। क्या बोलेंगे? संरेख बिंदु। और संरेख बिंदु का मतलब हो जाएगा कि एक ही रेखा पर स्थित बिंदु को ही संरेख बिंदु कहा जाता है। आप ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं, लेकिन बिंदु जो है वो 3 या 3 से अधिक होने चाहिए। ठीक है, चलिए दूसरी टर्म्स लेते हैं। इसके बाद आता है असंरेख बिंदु। ठीक है, इसके बाद आता है असंरेख बिंदु। असंरेख बिंदु यानी कि एक ही रेखा पर स्थित ना हो। ठीक है ना, एक ही रेखा पर स्थित ना हो। यदि बिंदु एक ही रेखा पर स्थित ना हो, तो यदि बिंदु एक ही रेखा पर स्थित ना हो तो इसे बोला जाएगा असंरेख बिंदु, और वो इस प्रकार से होगा। मैं उसको परिभाषित कर देता हूं कि यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित ना हो तो उसे असंरेख बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? असंरेख बिंदु कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप चीजों को देखेंगे और समझेंगे। जैसे हमारे पास में मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है और एक बिंदु यहाँ पर है। तो जब आप इन बिंदुओं को ध्यान से देखेंगे और मिलाने का प्रयास करेंगे तो ये बिंदु एक ही रेखा पर मिलेगा ही नहीं, एक रेखा पर नहीं है। तो जब बिंदु एक ही रेखा पर स्थित ना हो तो उसे बोला जाएगा असंरेख बिंदु। क्या बोलेंगे? असंरेख बिंदु कहा जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चीजें भी हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं
और हमारा जो पांचवा पॉइंट है वो है कोण। अब हम कोण लेते हैं, इस प्रकार से कोण को समझेंगे कि कोण क्या होता है। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती हैं तो एक कोण बनता है। ठीक है, तो ये किरण तो हमने समझ लिया है। ठीक है, तो इसी को ही आप समझेंगे, ध्यान रखिएगा। मैं पहले कोण को परिभाषित करूंगा, उसके बाद कोणों को बना के भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इन चीजों को जो मैं आपको अच्छे से बता रहा हूं कि जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती हैं, एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती हैं। प्रारंभ का मतलब होता है शुरू होती हैं, शुरू होती हैं, तो एक कोण बनता है। ठीक है, कोण बनता है। जैसे मान लीजिए यहां पर हमने ये एक अंत बिंदु लिया है और एक किरण इधर जा रही है। ये एक किरण है, ध्यान रखिएगा। ये आपका अंत बिंदु है और यहां से एक किरण जा रही है और एक दूसरी किरण इस प्रकार से जा रही है। ठीक है, तो एक किरण ये है और दूसरी किरण ये है, तो दो किरणें एक ही अंत बिंदु से शुरू होती हैं, यानी कि यहां से शुरू हो रही हैं। तो जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से शुरू होती हैं तो एक कोण बनता है, यानी कि इस प्रकार से जो बन रहा है ये क्या है, कोण है। इसी को ही कोण कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको अपने दिमाग में रखना है। अब यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो कोण बन रहा है, तो कोण को बनाने वाली जो दोनों किरणें हैं वो कोण की भुजाएं कहलाती हैं। अगर मैं यहां पर परिभाषित करना चाहूं भुजाएं, अगर मैं भुजाएं परिभाषित कर दूं तो कोण को बनाने वाली दोनों किरणें कोण की भुजाएं कहलाती हैं। कोण को बनाने वाली दोनों किरणें कोण की भुजाएं कहलाती हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास में ये एक किरण है, यहाँ से शुरू हो रहे हैं और ये दूसरी किरण है, तो ये हमारा जो कोण बन रहा है ये तो कोण है। अब इन दोनों कोणों को बनाने वाली जो किरणें हैं, यानी कि ये वाली किरण और ये वाली किरण, इनको हम क्या बोलेंगे, भुजाएं। यानी कि ये वाली क्या है, किरण, इस किरण को हम क्या बोलेंगे, भुजा। इसी प्रकार से इस किरण को भी क्या बोलेंगे, भुजा बोलेंगे। ठीक है ना। उसके बाद में अब देखिए यहाँ पर एक और है, शीर्ष को भी मैं परिभाषित कर देता हूं कि जो अंत बिंदु है, ये आपका अंत बिंदु है,
इस अंत बिंदु, ये जो अंत बिंदु है ये कोण का शीर्ष कहलाता है। यानी कि ये वाली किरण और ये वाली किरण, आप इसको भुजा भी कह सकते हैं, कोई बात नहीं है। ये दोनों भुजाएं यहाँ से शुरू हो रही हैं, तो जहाँ से ये वाली किरण और ये वाली किरण शुरू हो रही है उसको बोलेंगे हम उभयनिष्ठ अंत बिंदु। इसको क्या बोलेंगे? उभयनिष्ठ अंत बिंदु। और उभयनिष्ठ अंत बिंदु को बोला जाता है शीर्ष। इसको क्या बोला जाएगा? शीर्ष। ठीक है, ये आपका शीर्ष है। और इस शीर्ष को हम उभयनिष्ठ अंत बिंदु भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ये जो शीर्ष है इसी को ही उभयनिष्ठ अंत बिंदु भी कहते हैं। यानी कि इस कोण का, ये जो कोण बन रहा है, इस कोण का जो उभयनिष्ठ अंत बिंदु है ये शीर्ष कहलाता है, और इसको आप उभयनिष्ठ अंत बिंदु भी कह सकते हैं। तो ये आप लिख लीजिएगा कि इसको हम उभयनिष्ठ अंत बिंदु भी कह रहे हैं। उभयनिष्ठ अंत बिंदु। इस उभयनिष्ठ अंत बिंदु को हम शीर्ष भी कह सकते हैं। यही चीज आपको अपने दिमाग में रखना है, चाहे इसको आप शीर्ष बोलिए या उभयनिष्ठ अंत बिंदु कह सकते हैं। ठीक है। और ये जो भुजा है वो ये है, इसको आप किरण भी कह सकते हैं और भुजा भी कह सकते हैं। केवल ये आपको चीजें जानना है, समझना है कि हाँ ये चीजें भी इसके अंदर होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से अब अगर हमारे पास में ये जो कोण है, कोणों का अगर हम वर्गीकरण करें, क्या करें? कोणों का वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स। अगर हम कोणों के प्रकार के बारे में बात करें कि कोणों के कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो ये चीजें आपको समझना पड़ेगा। कोणों के प्रकार। तो कोणों के प्रकार हमारा नया टॉपिक है। ये जो हम, क्योंकि हमारा चैप्टर ही रेखाएं और कोण के बारे में है, तो हम जो है कोणों के प्रकार को जरूर समझेंगे, और ये बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और एक एक करके कोणों के प्रकार को हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये जो हमारे पास में कोण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? हमारे पास में जो कोणों के प्रकार हैं वो पहले मैं नाम लिख देता हूँ, फिर हम उनको एक एक करके समझेंगे। सबसे पहला जो कोण आता है वो आता है न्यून कोण। सबसे पहला क्या आता है? न्यून कोण। दूसरा आता है समकोण। दूसरा है समकोण। तीसरा है अधिक कोण। तीसरा है अधिक कोण। चौथा आता है ऋजु कोण। ऋजु कोण। ये हो जाएगा हमारा ऋजु कोण। हम इसको भी समझेंगे। ऋजु कोण के बाद में आता है प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण। तो ये जो चीजें मैंने यहाँ पर लिखा है ये कोणों के प्रकार हैं जो कि हमें यहाँ पर पढ़ना है और इनको समझना भी है। ठीक है। तो ये हमारे कोणों के कुछ प्रकार हैं। इन कोणों के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। सॉरी। इसमें जो सबसे पहला आता है वो आता है न्यून कोण। सबसे पहले आता है न्यून कोण। ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी कोण अगर आपके सामने है और वो 90 डिग्री से कम है, 0 डिग्री से अधिक है, तो उस कोण को आप बोलेंगे न्यून कोण। ठीक है। अगर आपके पास में कोई कोण है जो कि 0 डिग्री से अधिक है, 90 डिग्री से कम है,
तो उसको आप क्या बोलेंगे, उसको आप बोलेंगे वो न्यून कोण है। तो मैं आपको न्यून कोण बना के दिखा देता हूँ कि इस प्रकार से आपका एक किरण ये हो जाएगा और एक किरण ये हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से ये बिंदु शुरू हो रहे हैं। तो ये अगर ये जो कोण है, अगर इस कोण को x माना जाए, अब ये कितने भी डिग्री का हो सकता है, x आपका कितने भी डिग्री का हो सकता है, लेकिन अगर x का जो मान है वो 0 डिग्री से तो अधिक है, 0 डिग्री से अधिक है और 90 डिग्री से कम है, 0 डिग्री से अधिक है और 90 डिग्री से कम है, तो इसको हम बोलेंगे न्यून कोण, ठीक है। तो अगर x का मान 0 डिग्री से अधिक है, 90 डिग्री से कम है, तो उसको आप न्यून कोण बोलेंगे। और x का जो मान है वो कुछ भी हो सकता है, 0 से अधिक आप 5 डिग्री भी ले सकते हैं, 10 डिग्री भी ले सकते हैं, 15 डिग्री ले सकते हैं, 30 डिग्री ले सकते हैं, 50 डिग्री ले सकते हैं, 60 डिग्री ले सकते हैं, 65 डिग्री ले सकते हैं, ठीक है। और 70 डिग्री ले सकते हैं, 80 डिग्री ले सकते हैं, 85 डिग्री ले सकते हैं, 88 डिग्री भी ले सकते हैं और 89 डिग्री भी ले सकते हैं। तो ये सभी क्या हैं, ये सभी न्यून कोण हैं। क्या हैं, ये सभी न्यून कोण हैं। तो ये सभी न्यून कोण है, ये आपको अपने दिमाग में रखना है और इस प्रकार से ये किया जाएगा, ये आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। तो ये न्यून कोण है और कोई भी कोण वो जो 0 डिग्री से अधिक होगा, 90 डिग्री से कम होगा, तो उसे आप न्यून कोण बोलेंगे। अब वो कोण कुछ भी हो सकता है, मैंने तो यहाँ पर बहुत सारा लिख के आपको दिखाया है। तो ये है न्यून कोण की कंडीशन, ठीक है। इसके बाद जो आता है वो आता है समकोण। क्या आता है, समकोण। ये जो समकोण होता है ये हमेशा 90 डिग्री का होता है, यानी कि अगर आपके पास में कोई कोण है और वो 90 डिग्री पे बना हुआ है तो उसको आप क्या बोलेंगे, समकोण बोलेंगे। तो वो इस प्रकार से हो सकता है, मान लीजिए ये एक किरण है और ये एक दूसरी किरण है, ठीक है। और ये जो कोण है वो इस प्रकार से 90 डिग्री का कोण का ये सिंबल होता है। जो सिंबल है 90 डिग्री के कोण का वो क्या है, इस प्रकार से बनाया जाता है। और यहाँ पर अगर हम इस कोण को y मान ले, क्या मान ले, y मान ले, तो आपको ये दिमाग में रखना है कि अगर आपके पास में कोई भी कोण इस प्रकार से दिया हुआ है जो कि मैंने यहाँ y माना है और वो 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है, तो आप समझ जाएंगे कि वो कोण समकोण है। क्या है वो कोण, समकोण। रेखा थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है लेकिन ये आपको सीधा 90 डिग्री पर लेना है। 90 डिग्री पर आप इसको मानेंगे, समझेंगे भी और एक सीधी रेखा खींचेंगे ऊपर की ओर, 90 डिग्री पर जाएगी। मैं देख रहा हूँ कि थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, हाथ से बना हुआ है इसलिए टेढ़ा हो गया है, लेकिन आप इसको सीधा कर लेंगे तो 90 डिग्री पे सीधा जाएगा और 90 डिग्री का जो कोण होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, समकोण बोलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है ऋजु कोण। इसके बाद क्या आता है, ऋजु कोण आता है। तो ऋजु कोण, तो बात करते हैं कि ऋजु कोण क्या होता है। सिंपल, अगर आप ऋजु कोण की बात करते हैं तो इस प्रकार से एक रेखाखंड होगा और इसके दो अंत बिंदु होंगे। और अगर इस रेखाखंड पर इस प्रकार से यहाँ पर हमने एक बिंदु लिया और इस बिंदु पर हमारे सामने एक कोण बना हुआ है जो कि इस प्रकार से है, वो इस प्रकार से यहाँ तक कोई पूरा बना हुआ है।
तो अगर इस कोण को हम यक्स मान लें, इस कोण को यक्स मान लें, तो ये जो यक्स कोण होगा वो कितने डिग्री पे बनेगा? 180 डिग्री पर बनेगा। तो कोई भी कोण जो 180 डिग्री का बनता है उसी को ही हम बोलते हैं ऋजु कोण। क्या बोलते हैं? ऋजु कोण। तो अगर हमने यहाँ पर कोण को यक्स माना है तो ये जो यक्स होगा वो 180 डिग्री का होगा। यानी कि कोई भी कोण जो इस प्रकार से 180 डिग्री का बनता है उसको आप कहेंगे ऋजु कोण। क्या कहेंगे? ऋजु कोण कहेंगे। तो ये आपको यहाँ पर समझना है और इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसके बाद हमारा जो आता है, पहला हो गया न्यून कोण, दूसरा हो गया समकोण और ऋजु कोण भी हो गया। अभी हमारा एक छूट गया, ये अधिक कोण भी बताना है। चलिए अधिक कोण को हम यहाँ पर समझ लेते हैं। चौथे नंबर पे हम समझेंगे अधिक कोण। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अधिक कोण क्या होता है। तो आप इसको ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि अधिक कोण का मतलब क्या है। ठीक है, देखिए अगर हमारे पास में इस प्रकार से एक किरण है ये, और ये एक दूसरी किरण है, इस प्रकार से जा रही है ये, और यहाँ पर एक कोण बन रहा है और इस कोण को हम z मान लेते हैं। अगर हम इस कोण को z मान लेते हैं तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये जो z है वो 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री सीधी जाती है, 90 डिग्री से अधिक है लेकिन 180 से कम है। तो अगर कोई कोण जो कि यहाँ पर z है वो 90 डिग्री से तो z हमेशा बड़ा रहेगा, 90 डिग्री से बड़ा रहेगा, और 180 डिग्री से छोटा रहेगा, 180 से छोटा रहेगा। तो इस प्रकार का जो कोण होगा उसको हम बोलेंगे अधिक कोण। यानी कि आपको अपने दिमाग में रखना है कि 90 से तो बड़ा होना चाहिए और 180 से कम होना चाहिए। तो बहुत सारे कोण हैं हमारे पास, तो हमारे पास में बहुत सारे कोण हैं। देखिए z का मान क्या क्या हो सकता है। 90 से अधिक जाएंगे आप तो 100 भी 90 से अधिक है, 105 ले सकते हैं, ये सब डिग्री में लिख देते हैं। 110 डिग्री हो सकता है, 120 डिग्री हो सकता है, 135 डिग्री हो सकता है, 140 डिग्री हो सकता है, 150 डिग्री भी हो सकता है, 155 डिग्री भी हो सकता है, 160 डिग्री हो सकता है, 170 डिग्री हो सकता है, 175 डिग्री हो सकता है, 179 डिग्री भी हो सकता है। लेकिन आप 180 डिग्री नहीं लेंगे, क्योंकि जैसे ही 180 होगा तो वो ऋजु कोण हो जाएगा। तो ये सभी क्या हैं? ये सभी अधिक कोण हैं। ये सभी अधिक कोण हैं। ये सभी क्या हैं? ये सभी अधिक कोण हैं। अधिक कोण इसलिए हैं, ये सभी अधिक कोण इसलिए हैं क्योंकि ये 90 डिग्री से अधिक हैं और 180 से कम हैं, इसलिए ये अधिक कोण हो जाएंगे। तो ये चीजें आपको अपने दिमाग में रखना है और ये सभी अधिक कोण हैं। तो ये आप अपने दिमाग में रखेंगे और इसी प्रकार से ये चीजें की जाएंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा अधिक कोण हो गया है। अब जो फिफ्थ आता है, 5वें नंबर पे आता है, वो आता है प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण। तो अब हम प्रतिवर्ती कोण भी समझ लेते हैं, जो कि बहुत आसान है। ठीक है, आप इसको समझने का प्रयास कीजिए कि प्रतिवर्ती कोण होता क्या है। ठीक है, तो जब हम इस प्रकार से प्रतिवर्ती कोण की बात करेंगे तो इसको आप इस प्रकार से समझेंगे। ठीक है, देखिए
मान लीजिए हमारे पास में ये किरण रहेगी, ये किरण है और ये एक दूसरी किरण है, ठीक है, और इनके बीच में भी एक एंगल बनेगा। वो एंगल लेकिन यहाँ से शुरू होगा और यहाँ तक जाएगा, और इस कोण को अगर मैं टी बोलूँगा तो यहाँ पर ये जो टी है, यानी कि कोण यहाँ से नहीं शुरू हो रहा है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से ये कोण नहीं शुरू हो रहा है, ध्यान दीजिए, यहाँ से कोण शुरू नहीं हो रहा है, ये कोण यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ तक जा रहा है। तो अगर ये कोण टी है तो ये हमेशा 360 डिग्री से छोटा होगा और 180 डिग्री से बड़ा होगा। ध्यान रखिएगा कि अगर कोई कोण आप निकालते हैं जो कि 180 से बड़ा है, 180 से बड़ा है और 360 से छोटा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्रतिवर्ती कोण बोलेंगे। तो इस कंडीशन में टी के कौन कौन से कोण हो सकते हैं? तो 180 से अधिक चलिए तो 190 ले सकते हैं आप, 190 के बाद में 199 ले सकते हैं, 200 ले सकते हैं, 210 ले सकते हैं, ये सब डिग्री में रहेगा। 220 डिग्री ले सकते हैं, 230 डिग्री ले सकते हैं, 250 डिग्री ले सकते हैं, 265 डिग्री ले सकते हैं, 275 डिग्री ले सकते हैं, 280 डिग्री ले सकते हैं, 290 डिग्री ले सकते हैं, 300 डिग्री ले सकते हैं, ठीक है, 300 डिग्री ले सकते हैं, 350 डिग्री ले सकते हैं, 359 डिग्री भी ले सकते हैं, लेकिन 360 से कम है। तो ये सभी क्या हैं? ये सभी प्रतिवर्ती कोण हैं, प्रतिवर्ती कोण हैं। तो ये चीज़ें भी आपके लिए इम्पोर्टेंट थी। मैंने यहाँ पर आपको कोणों के प्रकार के बारे में भी पढ़ाया कि किस प्रकार से कोणों के प्रकारों का आप अध्ययन करेंगे, ठीक है। इसके बाद में हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है पूरक कोण और समपूरक कोण। इसको भी समझ लेते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़रूरी भी है ये समझना कि पूरक कोण क्या होते हैं और समपूरक कोण क्या होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यदि आप दो कोणों को जोड़ें और उनको जोड़ने पर आपको 90 डिग्री बराबर मिलता है, यानी कि 90 डिग्री के बराबर मिलता है, तो ऐसे कोणों को पूरक कोण कहलाते हैं। तो ये मैं आपको पहले परिभाषित कर देता हूँ, फिर एक एग्जाम्पल से हम इसको समझ लेंगे, ठीक है ना। तो पूरक कोण क्या होंगे? यदि दो कोणों का योग दो कोणों का योग एक समकोण के बराबर हो, एक समकोण, समकोण का मतलब हो जाएगा 90 डिग्री के बराबर हो, तो ऐसे कोणों को पूरक कोण कहते हैं। ऐसे कोणों को पूरक कोण कहते हैं। जैसे, चलिए इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास में इस प्रकार से एक कोण A है और एक कोण B है,
और जैसे मैंने इन दोनों को जोड़ा मुझे 90 डिग्री मिल गया। तो ये जो दोनों कोण हैं, ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे? पूरक कोण कहलाएंगे। पूरक कोण यानी कि ए और बी दोनों ही पूरक कोण कहलाएंगे अगर दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री मिल रहा है तो ऐसा होगा। ठीक है। इसके बाद जो हमारा आता है, इसके बाद जो आता है वो आता है समपूरक कोण। क्या आता है? समपूरक कोण आता है इसके बाद। तो समपूरक कोण क्या होता है? आप इसको बात को समझने का प्रयास करें कि समपूरक कोण होता क्या है। तो यदि दो कोण जिसका योग 180 डिग्री हो समपूरक कोण कहलाते हैं। तो परिभाषित हो गया ये भी कि यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो दोनों कोण समपूरक कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समपूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से ये आप यहाँ पर समझेंगे। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमारे पास में एक कोण A है, दूसरा कोण B है, इन दोनों को जोड़ रहे हैं, हमें 180 डिग्री मिल रहा है। तो ये जो दोनों कोण हैं इनको बोलेंगे हम समपूरक कोण बोलेंगे। इस प्रकार से इन्हें समपूरक कोण कहा जाएगा। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आपको समझना है कि आसन्न कोण क्या होते हैं। ठीक है। तो आसन्न कोणों को भी हम समझ लेते हैं। यहाँ पर एक और नया टॉपिक आ गया है कि आसन्न कोण। तो आसन्न कोणों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं यदि उनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, एक उभयनिष्ठ भुजा हो और उनकी वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं हैं उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत और स्थित हों, तो उन्हें हम बोलते हैं आसन्न कोण। ये मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है। चलिए, इसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है आसन्न कोण। तो आसन्न कोण को भी हम समझ लेते हैं और देख लेते हैं कि ये किस प्रकार से होता है। आसन्न कोण ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये भी एक कोण होता है कि दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं। आसन्न कोण कहलाते हैं यदि उनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, यदि उनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो और उभयनिष्ठ शीर्ष हो, एक उभयनिष्ठ भुजा हो, एक उभयनिष्ठ भुजा हो। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं यदि उनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो और एक उभयनिष्ठ भुजा हो और
और उनकी वे भुजाएं, उनकी वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं हैं, जो उभयनिष्ठ नहीं हैं, उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत और स्थित हो। उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत और स्थित हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप इसको अब समझ लीजिए। मैंने आसन कोड को परिभाषित कर दिया है। अब मैं इसका फिगर आपको बना के समझा देता हूँ और आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो आप इसको समझने का प्रयास करेंगे, अच्छे से देख लीजिए। देखिए, दो कोण आसन कोण कहलाएंगे यदि उनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो। अब हम एक उभयनिष्ठ शीर्ष बना लेते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास में एक किरण है ये, और इस प्रकार से ये दूसरी किरण है, और ये जो दोनों किरणें हैं, इन दोनों ही किरणों का जो उभयनिष्ठ बिंदु है वो ये वाला है। तो ये हो गया आपका उभयनिष्ठ बिंदु। तो एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो गया। अब एक उभयनिष्ठ भुजा लीजिए, ध्यान दीजिएगा, एक किरण ये है, दूसरी किरण ये है। तो इन दोनों ही किरणों का जो उभयनिष्ठ बिंदु है वो ये वाला है। तो इस उभयनिष्ठ बिंदु को ही हम उभयनिष्ठ शीर्ष कहते हैं। तो ये जो उभयनिष्ठ शीर्ष है, अब एक उभयनिष्ठ भुजा लीजिए। तो अगर मैं इन दोनों के बीच में एक और किरण खींच दूं तो ये हो जाएगा उभयनिष्ठ भुजा। ध्यान दीजिएगा कि ये जो बिंदु है ये उभयनिष्ठ शीर्ष है, और ये जो रेखा है यानी कि किरण है, इसको उभयनिष्ठ भुजा बोला जाएगा। और ये जो दोनों भुजाएं हैं ये उभयनिष्ठ नहीं हैं, ये दोनों भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं हैं, ये दोनों भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं हैं। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखिए कि उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत और स्थित हैं ये दोनों, यानी कि उभयनिष्ठ भुजा है, एक और ये वाली भुजा है, दूसरी ओर ये वाली भुजा है। तो इस प्रकार से ये जो कोण बना हुआ है, एक कोण ये बना है और दूसरा कोण ये वाला बना है, इन दोनों ही कोणों को हम बोलेंगे आसन्न कोण। क्या बोलेंगे? आसन्न कोण। तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, और ये हो जाएगा डी। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि दो आसन्न कोण क्या होते हैं। कि दो आसन्न कोण वे कोण होते हैं यदि उनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो। तो ये हो गया उभयनिष्ठ शीर्ष। एक उभयनिष्ठ भुजा ये हो गई, और वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है, यानी कि ये दोनों भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है, ये उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर स्थित है, यानी कि एक ओर ये वाला है, दूसरी ओर ये वाला है। तो इस प्रकार से जो दोनों कोण बने हुए हैं, पहला कोण है ए बी डी और दूसरा कोण है डी बी सी। ये दोनों ही कोण क्या है? आसन्न कोण है। ठीक है, तो कोणों का जो चिन्ह होता है, कोण का जो चिन्ह है वो मैं आपको दिखा दूं। कोण का जो चिन्ह यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे वो इस प्रकार से रहेगा। आप इस प्रकार से कोण का चिन्ह बनाएंगे, यानी कि इस प्रकार से आप कोण का चिन्ह बना सकते हैं, या फिर आप थोड़ा सा इस प्रकार से भी कर सकते हैं, और आप इसको बना के देखेंगे एक दो बार तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर दोनों कोण कौन कौन से हैं? पहला कोण हो गया ए बी डी। जब हम इस कोण को लेंगे तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? जब आप इस कोण को लेंगे तो ए बी डी पढ़ेंगे।
और जब इस कोण को लेना होगा तो आप या तो ऐसे पढ़िए DBC या ऐसे पढ़िए CBD, तभी यही कोण आ जाएगा। ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं कि ये जो दोनों कोण बने हुए हैं, यानी कि कोण कौन कौन सा, ABD, यानी कि कोण, मैं यहाँ पर कोण निशान लगा लेता हूँ कोण का, कि ABD और दूसरा हो जाएगा, चलिए यहाँ से लिख देते हैं CBD। तो कोण CBD आसन्न कोण है, आसन्न कोण है। ठीक है। तो ABD और CBD ये दोनों ही कैसे कोण है, ये आसन्न कोण है। ये आपको हमेशा अपने दिमाग में याद रखना है। ठीक है। और अगर आप इनको हमेशा अपने दिमाग में याद रखेंगे तो ये हमारे बहुत काम आएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आपको आसन्न कोण भी समझा दिया है। इसको आप अपने दिमाग में रखेंगे, समझने का प्रयास कीजिए कि किस प्रकार से मैंने इन दोनों कोणों को बनाया है। मैंने उभयनिष्ठ शीर्ष लिया है और ये उभयनिष्ठ भुजा ली है, और उभयनिष्ठ भुजा के ये दोनों ही जो भुजाएं हैं ये उभयनिष्ठ नहीं हैं, और ये भुजा भी इस उभयनिष्ठ भुजा के एक ओर है, और ये वाली जो भुजा है उभयनिष्ठ भुजा के दूसरी ओर है। तो इस प्रकार से यहाँ लिखा हुआ है कि वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर स्थित हैं। ठीक है। तो ये दोनों ही कोण क्या हैं, ये दोनों ही कोण क्या कहलाएंगे, आसन्न कोण कहलाएंगे। तो ये आपको दिमाग में याद रखना है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद में हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है कोणों का रैखिक युग्म। क्या आता है, कोणों का रैखिक युग्म। ये जो युग्म लिखा है इस युग्म का मतलब होगा जोड़ा। इस युग्म का मतलब क्या हो जाएगा, जोड़ा। युग्म को आप दिमाग में रखेंगे। इस युग्म शब्द का मतलब होता है जोड़ा, और अगर आप ये अपने दिमाग में रखेंगे तो आप अच्छे से चीज़ों को समझेंगे और करेंगे। मैं इस चैप्टर को बहुत ही बारीकी से समझाने वाला हूँ, बहुत डीप स्टडी करवाऊंगा इस चैप्टर का, ताकि आपको अच्छे से हर चीज़ की जानकारी मिल सके। ठीक है। तो अब हम इसको ध्यान से देखेंगे, कोणों का रैखिक युग्म क्या होता है। ठीक है। तो आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए हमारे पास में ये इस प्रकार से एक रेखाखंड रहेगा। ठीक है। ये एक रेखाखंड है और इसके दो अंत बिंदु इस प्रकार से रहेंगे। ठीक है। रेखाखंड है ये, और इस रेखाखंड पे हमने एक किरण इस प्रकार से बना दिया। ये किरण है ये। ठीक है। ये किरण जा रही है, इस पे आप फोकस कीजिएगा। तो अगर एक रेखाखंड पर इस प्रकार से एक किरण जाती है तो इसमें दो कोण बनते हैं, यानी कि कोणों का एक जोड़ा बनता है। ध्यान से समझिएगा इस चीज को, मैं आपको जो समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ये तो एक रेखाखंड है क्योंकि दो अंत बिंदु हैं, और इस रेखाखंड पर इस प्रकार से हमने एक किरण इस तरह से खींचा है, तो इसमें कोणों का एक जोड़ा बन गया है। दो कोण बन गए ना। इन दोनों ही कोणों को हम क्या बोलेंगे, रैखिक युग्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रैखिक युग्म बोलेंगे। तो अगर मैं इसको नाम दे दूं A, इसको नाम दे दूं B, इसको C और इसको D, तो दो कोण बन रहे हैं। पहला कोण बन गया ABD ये वाला, दूसरा बन गया कोण CBD, दूसरा कोण है ये। तो इन दोनों ही कोणों को हम क्या बोलेंगे, रैखिक युग्म। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं, आप अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। ठीक है ना। तो कोणों का जो युग्म बनता है,
यहाँ कोण ABD यानी कि ABD और कोण CBD दोनों रैखिक युग्म कहलाते हैं। रैखिक युग्म कहलाते हैं। तो आप अपने दिमाग में रखेंगे कि अगर इस प्रकार से किरण एक रेखाखंड होगा और उस पे एक किरण इस तरह से होगा और दो कोण बन रहा होगा, तो आप हमेशा बताएंगे कि वो एक रैखिक युग्म है। क्या है वो? रैखिक युग्म है। ठीक है। रैखिक युग्म के बाद में हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है शीर्षाभिमुख कोण। क्या आता है? शीर्षाभिमुख कोण आता है। चलिए शीर्षाभिमुख कोण को भी समझ लेते हैं। अब हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, अब हम शीर्षाभिमुख कोणों को समझ लेते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण भी समझना बहुत आसान है। आप इसको देखने मात्र से ही चीजों को समझ जाएंगे। देखिए, हम शीर्षाभिमुख कोणों की बात कर रहे हैं। तो मान लीजिए ये हमारे पास में एक रेखाखंड है और इस प्रकार से दूसरी रेखाखंड है। तो जब दो रेखाएं इस प्रकार से एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटते हैं तो उस बिंदु को आप O मान लीजिए। ठीक है, पहली रेखा ये है, इसको आप A, इसको आप B, इसको आप C कह सकते हैं, इसको D कह सकते हैं। तो AB रेखाखंड और CD रेखाखंड दोनों एक दूसरे को बिंदु O पर काट रही है। तो कितने कोण बन रहे हैं? 4 कोण बन रहे हैं। पहला कोण और ये दूसरा कोण और ये हो जाएगा तीसरा कोण, ये हो जाएगा चौथा कोण। 4 कोण बन रहे हैं ये। तो जब दो रेखाएं इस प्रकार से एक दूसरे को काटती हैं तो कितने कोण बनते हैं? यहाँ पर तो फिलहाल 4 ही कोण बन रहे हैं, तो हम 4 कोण बोलेंगे। इससे ज्यादा बन रहा होगा तो वो कंडीशन दूसरी होगी। ठीक है ना। तो शीर्षाभिमुख कोण किसे बोलेंगे? आमने सामने के जो कोण हैं, यानी कि ये आमने सामने के कोण हैं और ये दोनों भी आमने सामने के कोण हैं। तो जो आमने सामने के कोण होते हैं उन्हीं कोणों को ही बोला जाता है शीर्षाभिमुख कोण। मतलब ये दोनों आमने सामने कोण हैं तो ये शीर्षाभिमुख कोण हैं। ठीक है, ये दोनों भी आमने सामने के कोण हैं तो इसको भी आप शीर्षाभिमुख कोण बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम दो शीर्षाभिमुख कोणों को देख सकते हैं। पहला, ये दोनों कोण हो गए, ये दोनों कोण आमने सामने है ना, इनको पहले लिख दीजिए कि कोण ये वाला पहले लेते हैं, या आप कोई भी ले सकते हैं। AOD ये वाला पहले लेते हैं हम, तो AOD कॉमा इसके सामने का ये वाला है यानी कि BOC, कोण BOC। तो ये दोनों आमने सामने के कोण है, ध्यान रखिएगा आमने सामने के कोणों को ही आपको लेना है। आमने सामने का कोण हो गया। चलिए दूसरा देखते हैं। ये दोनों भी आमने सामने के कोण हैं, ये दोनों भी आमने सामने के कोण हैं। तो AOC यानी कि कोण AOC कॉमा दूसरा ये वाला है यानी कि BOD। तो ये दोनों भी आमने सामने के कोण हैं और ये दोनों भी आमने सामने के कोण हैं। तो इन्हीं कोणों को ही बोला जाएगा शीर्षाभिमुख कोण। यानी कि ये भी शीर्षाभिमुख कोण है और ये भी शीर्षाभिमुख कोण है। तो मैं लिख देता हूं कि 1 और 2, 1 का मतलब ये दोनों कोण और 2 का मतलब ये दोनों कोण क्या है? शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। शीर्षाभिमुख
शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तो इस प्रकार से ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। ये चीजें आपको अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारी बेसिक चीजें हैं जो आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए और ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी हम और भी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है ये, इसको हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, चीज़ों को बारीकियों से समझेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि मैं हर एक टॉपिक को अच्छे से समझा पाऊँ, कोई भी चीज़ छूटे ना। इसलिए बाकी की जो चीज़ें हैं वो मैं अगली वीडियो में बनाऊंगा। अभी इसमें हम केवल इतना ही करेंगे, ठीक है। या एक और टॉपिक है इसमें, प्रतिच्छेदी रेखाएं और अप्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी और अप्रतिच्छेदी रेखाएं भी हैं, तो मैं इसको भी बता देता हूं, इसके बाद हम इसको कल करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं, एक और टॉपिक है प्रतिच्छेदी रेखाएं और अप्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं, ठीक है। इसको भी समझ लेते हैं, बहुत आसान टॉपिक है ये। प्रतिच्छेदी रेखाएं और अप्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं, फिर समझेंगे अप्रतिच्छेदी रेखाएं। तो सबसे पहला आता है प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं, आप समझ पा रहे हैं प्रतिच्छेदी रेखाओं का मतलब क्या है। प्रतिच्छेदी रेखाएं मतलब जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उसे प्रतिच्छेदी रेखाएं कहा जाता है। तो आप ऐसे लिखेंगे, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उसे प्रतिच्छेदी रेखा या प्रतिच्छेदी रेखाएं कहा जाता है। जैसे एक रेखा हम इसको ले लेते हैं, दूसरी रेखा इसको ले लेते हैं, तो ये रेखा हो जाएगी PQ और ये रेखा हो जाएगी RS। तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहाँ काट रही हैं, O पर काट रही हैं। तो PQ और RS को हम क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलेंगे, ठीक है। तो PQ और RS प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, ठीक है। तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, ये आपको अपने दिमाग में रखना है। दूसरा आता है अप्रतिच्छेदी रेखाएं। अप्रतिच्छेदी रेखाएं, तो अप्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं तो उसको हम बोलेंगे अप्रतिच्छेदी रेखाएं। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे कि यदि
दो रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, एक दूसरे को नहीं काटती हैं, तो उसे अप्रतिच्छेदी रेखा कहा जाता है। जैसे एक रेखा ये हो गई PQ और ये हो गई दूसरी रेखा RS। तो क्या आप देख रहे हैं दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं? नहीं काट रही हैं। तो जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं किसी बिंदु पर तो उसे बोलेंगे हम प्रतिच्छेदी रेखा, और जब दो रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं तो उसे बोलेंगे अप्रतिच्छेदी रेखा। तो PQ और RS क्या हैं? अप्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। तो आप लिख लीजिए कि PQ और RS क्या हैं? ये अप्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। अप्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। ठीक है, तो ये अप्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये टॉपिक भी समझा दिया है कि प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं और अप्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं। अभी हम बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन आज नहीं, अगली वीडियो में करेंगे। आप चीज़ों को पढ़िए, समझिए, करके देखिए। मैं जब आपको बेसिक चीज़ें बता दूंगा उसके बाद में हम एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चनों को मैं समझाऊंगा और अच्छे से आप उसको करेंगे। तो इस प्रकार से आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आता है तो आप इसको कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए इस प्रकार से वीडियोस बनाते रहें ताकि आप अच्छे से पढ़ाई कर सकें। जल्दी हम अपने नए वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।